हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। मोरक्को में ऑर्गेनाइज हुई यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स। 2050 तक 90% सॉइल की क्वालिटी होगी पुअर। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स का दिया गया सजेशन। SCO का फुल मेंबर बना बेलारूस। अस्ताना में ऑर्गेनाइज हुआ SCO समिट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने किया पार्टिसिपेट। और 4 जुलाई को थी स्वामी विवेकानंद की 122nd डेथ एनिवर्सरी। 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सेलिब्रेट होता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को किया था एस्टैब्लिश। आइए न्यूज शुरू करें। यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स हाल ही में मोरक्को की अगादिर सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को यूनेस्को एंड मोरक्को ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था। इसमें यूनेस्को ने दुनिया भर में सॉइल की डिग्रेडेशन की कंडीशन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। सॉइल की कंडीशन के रिगार्डिंग यूनेस्को द्वारा प्रेजेंट किया गया डेटा ह्यूमन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट की कंडीशन को रिवील करता है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग 2050 तक अर्थ पर अवेलेबल सॉइल का 90% डिग्रेड हो चुका होगा। ये तो फ्यूचर की बात हुई, बट प्रेजेंट कंडीशन को समझने के लिए सॉइल कंडीशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 75% सॉइल की क्वालिटी पुअर है और ये 3.2 बिलियन इंडिविजुअल्स की जिंदगी को अफेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन पब्लिश करती है। सॉइल क्वालिटी के डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग यूनेस्को ने वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स का सजेशन दिया है। ये इंडेक्स डिफरेंट एरियाज की सॉइल क्वालिटी को कंपेयर करने में हेल्प करेगा और सॉइल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट करने में भी ये इंडेक्स हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट के लिए यूनेस्को एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सॉइल कंजर्व करने की प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाएगा, जिन्हें बाद में वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। अभी तक हमने कॉन्स्टेंटली सॉइल डिग्रेडेशन या पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल की बात की है, बट व्हाट डज दिस मीन? हम सब अवेयर हैं कि ट्रीज एंड प्लांट सॉइल में ही ग्रो करते हैं क्योंकि सॉइल की कुछ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब टॉप सॉइल या सॉइल की अपर लेयर के न्यूट्रिएंट्स सॉइल इरोजन की वजह से खत्म हो जाते हैं तो इसे कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक दोनों ही रीजंस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंड या वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होता है तो ये एक नेचुरल कॉज है। वहीं ह्यूमंस द्वारा अगर ट्रीज कट करने से सॉइल इरोजन हो रहा है तो ये एंथ्रोपोजेनिक कॉज होगा। सॉइल क्वालिटी के डिग्रेडेशन का वर्स्ट रिजल्ट ये होता है कि कोई लैंड और पार्ट ऑफ लैंड डेजर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव एक सेफ फ्यूचर के लिए सॉइल को प्रोटेक्ट करना था। UNCCD डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के इंपैक्ट्स को काउंटर करने के लिए वन एंड ओनली वन लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। इसमें 197 पार्टीज इंक्लूड हैं, जिसमें 196 कंट्रीज हैं, जबकि एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया भी इस कन्वेंशन में शामिल है। इसी के साथ अलाइन करते हुए इंडिया ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन लॉन्च किया था। Let's inform you that full form of UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए काम करता है सो दैट वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो सके। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ईरान में इस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स के बीच 5 जुलाई यानी आज ही रन ऑफ होना है। मई 2024 में ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। एक्चुअली ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स कंटेंशन में थे, जिसमें से 2 के बीच नेक्स्ट फेज में मुकाबला होगा। ईरान के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग वोटिंग में किसी सिंगल कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स न मिलने के कारण अब सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग यानी रन ऑफ को कंडक्ट कराया जाएगा। ईरान में अगर किसी कैंडिडेट को 50% से कम वोट्स मिलते हैं तो इलेक्शन का सेकेंड फेज ऑर्गेनाइज होता है। इलेक्शंस के सेकेंड फेज में 2 कैंडिडेट्स रिफॉर्मिस्ट लीडर मसूद पेजेश्कियान एंड कंजर्वेटिव लीडर सईद जलीली compete करेंगे। ये 2 शब्द रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव ईरान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेस्टर्न मीडिया कंजर्वेटिव्स को हार्डलाइनर्स भी कहती है।
इन दोनों वर्ड्स में आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स वेस्टर्न कंट्रीज को ईरान का एनिमी नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, मसूद पेजेश्कियन विमेन की क्लोथिंग को लेकर ईरान की मोरल पुलिस द्वारा लिए गए एक्शंस को इमोरल कंसिडर करते हैं। साथ ही मसूद पेजेश्कियन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस को भी इंप्रूव करने पर जोर दे रहे हैं। ही बिलीव्स कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए ईरान के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बेटर होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सईद जलीली, जो हार्डलाइनर आइडियोलॉजी के लीडर हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज के सामने बो डाउन न करने के लिए जाने जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को अपोज करना कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के कोर आइडिया में शामिल है। सईद जलीली रशिया एंड चाइना के साथ क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। जलीली सुप्रीम लीडर के साथ भी क्लोजनेस रखते हैं। देखिए, ईरान में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट की पोस्ट किसके पास है। यहाँ की पॉलिटिक्स में रियल पावर सुप्रीम लीडर के पास है। ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं। सिटीजन्स प्रेसिडेंट को 4 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट में ओथ लेने से पहले प्रेसिडेंट को सुप्रीम लीडर का ऑफिशियल अप्रूवल लेना होता है। ईरान में गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट डोमेस्टिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया इस्लामिक थियोलॉजी में सुप्रीम लीडर को विलायते फाकीह के नाम से भी जाना जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर ही फाइनल रूलर होता है एंड कंट्री के सभी मेजर डिसीजंस लेने की फाइनल अथॉरिटी उसी के पास है। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की पोस्ट क्रिएट हुई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान के हेड एंड कमांडर इन चीफ होते हैं। सुप्रीम बनने की पहली कंडीशन तो यह है कि सिर्फ मेल इंडिविजुअल ही इस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। ईरान के इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम लीडर की पोस्ट सिर्फ एक हाई रैंकिंग शिया क्लरिक ही होल्ड कर सकता है। प्रेजेंट सुप्रीम लीडर अली खamenei 1989 से पावर में हैं। वो न सिर्फ सभी पॉलिटिकल इश्यूज पर अपना डिसीजन देते हैं, बल्कि जुडिशरी, गार्डियन काउंसिल एंड स्टेट मीडिया को भी डायरेक्शंस इशू करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम लीडर के पास गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के वर्क में डायरेक्टली इंटरफेयर करने का पावर है, राइट है। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कोई भी वुमेन आज तक यानी टिल डेट ईरान की प्रेसिडेंट नहीं बनी है। इसके पीछे भी सुप्रीम लीडर की पावर ही काम करती है। ईरान में कौन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकता है या नहीं, ये गार्डियन काउंसिल डिसाइड करती है। विमेन प्रेसिडेंशियल पोस्ट क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को गार्डियन काउंसिल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। 3 एंड 4 जुलाई के बीच कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की एनुअल समिट ऑर्गेनाइज हुई। इस समिट में इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एब्सेंस की वजह से मीडिया हाउसेज में काफ़ी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। एक स्पेकुलेशन तो ये है कि चाइना की प्रेजेंस होने से इंडिया इस फोरम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। साथ ही इससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि इंडिया SCO को कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। लास्ट ईयर SCO समिट इंडिया की चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज हुई थी, बट लास्ट मोमेंट पर इस समिट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराने की बात कही गई थी। तब भी ये स्पेकुलेशंस थी कि इंडियन लीडरशिप चाइनीज लीडर्स से डायरेक्टली नहीं मिलना चाहते। हालांकि इन स्पेकुलेशंस के अपोजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ही स्पीच को समिट में प्रेजेंट किया। इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए SCO को इंपॉर्टेंट डिक्लेयर किया गया। साथ ही SCO को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया जो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इस मौके पर इंडिया ने ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। ईरान ने SCO समिट में फर्स्ट टाइम एज अ फुल मेंबर पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर इंडिया की चेयरमैनशिप में ईरान SCO का फुल मेंबर बना था। इंडिया ने बेलारूस को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। अस्ताना में ऑर्गेनाइज हुई SCO समिट में बेलारूस SCO का 10th मेंबर बन गया है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO को एंटी वेस्ट ही कंसिडर करते हैं। जब से ईरान एंड बेलारूस इसके फुल मेंबर्स बने हैं, SCO की एंटी वेस्ट इमेज और भी स्ट्रेंथन हो गई है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट SCO, देन SCO एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा 15 जून 2001 को एस्टैब्लिश किया गया था। SCO का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में लोकेटेड है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दैट इज रैट्स, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। इसका पर्पस मेंबर्स के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है। साथ ही एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन डेवलप करना भी इसका पर्पस है। SCO के इस समिट के बाद अब बेलारूस को इंक्लूड कर इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इनमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस शामिल हैं।
इंडिया और पाकिस्तान दोनों को SCO की मेंबरशिप जून 2017 में मिली थी। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की 122nd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। स्वामी विवेकानंद इंडिया के फेमस फिलोसोफर, ग्रेट सेंट एंड रिलीजियस टीचर थे। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इंडिया में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया। वी मस्ट रिमेंबर दैट रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ को एस्टेब्लिश किया था, विवेकानंद जी ने नहीं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था। रामकृष्ण मिशन ने दूसरे रिलीजन्स को भी महान बताया। इसने आइडल वर्शिप को सपोर्ट किया। रामकृष्ण मिशन के अकॉर्डिंग आइडल वर्शिप करने का एक सिंपल तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुई वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया कि वेदांता सिर्फ हिंदूज का नहीं बल्कि सभी ह्यूमन बींग्स का रिलीजन है। इस ओकेजन पर उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से की, जो काफी फेमस भी हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया के वेदांता और योगा फिलॉसफी के बारे में अवेयर कराया। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। आइए अब टाइम हो गया है टर्म ऑफ द डे देखने का, और आज के टर्म ऑफ द डे में है ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटगोइंग FDI के लिए यूज होने वाला एक बेसिक टर्म है। FDI दो तरह से काम करता है, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट इंडियन कंपनी टाटा में इन्वेस्ट करती है तो ये इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन कंपनी टाटा अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट में इन्वेस्ट करती है तो ये आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब समय हो गया है बुलेटिन के थर्ड सेगमेंट का, जो कि है रैपिड न्यूज। देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। 18th लोकसभा के न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जब ओथ ले रहे थे तो कई स्लोगन्स का इस्तेमाल हुआ था। इन स्लोगन्स की वजह से ऑब्जेक्शंस रेज हुए। अब लोकसभा के स्पीकर ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ओथ टेकिंग रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया है। हाउस की फंक्शनिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक मैटर्स को मैनेज करने के लिए डायरेक्शंस बाय द स्पीकर के डायरेक्शन 1 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग मेंबर को ओथ या अफर्मेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही लेनी है और कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर यूज अलग से नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग हर मेंबर अपनी सीट अज्यूम करने से पहले प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी पर्सन की प्रेजेंस में ओथ लेगा और ये ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में ली जाएगी। ओथ की लैंग्वेज या तो इंग्लिश होगी या फिर 8th शेड्यूल में दी गई 22 लैंग्वेजेस में से कोई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस मिशन के तहत शुरू हुए सभी प्रोजेक्ट्स में से 90% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए एलोकेटेड बजट का 97% रिलीज किया जा चुका है। साथ ही रिलीज्ड अमाउंट का 93% यूटिलाइज भी हो चुका है। 25 जून 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्ट किया था। इसके तहत 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। इन स्मार्ट सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था ताकि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज बन सके। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ एक पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन में डिजिटल बिजनेस को प्रमोट करेगी। इसके तहत UAE में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर QR बेस्ड UPI के थ्रू पेमेंट्स हो पाएंगी। इसकी वजह से इंडियन टूरिस्ट्स एंड NRIs को हसल फ्री पेमेंट्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये पार्टनरशिप 4 महीने पहले हुए इंडिया और UAE के बीच एक अग्रीमेंट के साथ अलाइंड है। बेसिकली इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया के UPI को UAE के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स के साथ लिंक किया गया था। ये एग्रीमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर की UAE विजिट के दौरान हुआ था। कुछ कंट्रीज जो ग्लोबली UPI पेमेंट्स को सपोर्ट करती हैं उनमें श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर एंड नेपाल शामिल हैं। एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से इंडियन सिटीज की कंडीशन खराब होती जा रही है।
लैंसेट जर्नल में एयर पॉल्यूशन पर पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 इंडियन सिटीज में 7% डेथ्स के लिए एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। इन सिटीज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला एंड वाराणसी शामिल है। इन 10 सिटीज में PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन WHO द्वारा सेट की गई 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर की सेफ लिमिट से ज़्यादा था। इसके अलावा ऑन एन एवरेज एक साल में 33,000 डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। दिल्ली में हर साल अराउंड 12,000 डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। एयर पॉल्यूशन से एनुअली किसी एक सिटी में होने वाली डेथ्स का ये हाईएस्ट फिगर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन 21 टू 31 ऑफ जुलाई के बीच न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी। हो सकता है कि इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करें। करंटली 21 कंट्रीज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को 1972 में यूनेस्को के 17th सेशन में स्टैब्लिश किया गया था। ये कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वर्ल्ड हेरिटेज फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एलोकेट करती है। किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करना है और किस साइट को नहीं इंक्लूड करना, ये डिसीजन भी यही कमेटी करती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रीवियस सेशन यानी 45th सेशन सऊदी अरेबिया के रियाद में ऑर्गेनाइज हुआ था। झारखंड में पॉलिटिकल इक्वेशंस एक बार फिर से चेंज हो गई हैं। चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके बाद झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर की ओथ एडमिनिस्टर कराई। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन को जेल से रिलीज कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 महीने पहले उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसके चलते उन्होंने सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। आइए देखते हैं अब इस बुलेटिन के बेस पर कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द UNCCD is the only legally binding framework established to combat the effects of desertification and drought. Second statement is, India is not its signatory country. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, which member has been included in the Shanghai Cooperation Organization SCO as its 10th member? ईरान, इंडिया, बेलारूस और पाकिस्तान। चलिए देखें पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके सही आंसर्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन था, विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया एंड मंगोलिया। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज, consider the following statements. The Codex Alimentarius Commission has been set up jointly by FAO and WHO. The codes of the Codex Alimentarius are binding on member states. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Correct answer is option A, only one. तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। कल मॉर्निंग में 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के साथ नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS।